नमस्कार। इस इकाई में हम जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन ना अपना के प्रमुख पात्रों पर बात करेंगे। किसी भी उपन्यास की मजबूती, किसी भी उपन्यास की खूबसूरती का निर्माण उसके पात्र करते हैं। पात्रों का चयन, पात्रों का विकास, पात्रों की विशेषताएं ही उपन्यासकार के कौशल को प्रदर्शित करती हैं। धरती धन ना अपना को सायास और सचेत रूप में जगदीश चंद्र ने दलित जीवन पर केंद्रित किया है। इसलिए इसके मुख्य पात्रों में दलित पृष्ठभूमि से आए हुए कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं। ये चरित्र चूँकि यथार्थवादी हैं, इसलिए इनका बहुत ही स्वाभाविक विकास होता है। लेकिन इस स्वाभाविकता को हम लेखक, उपन्यासकार की चेष्टाओं से, उनकी कोशिशों से जो कथात्मक प्रयास होते हैं उससे अलग करके न देखें। असल में उनके गढ़े हुए हैं, जीवन से ही हैं लेकिन गढ़े हुए पात्र हैं। तो इस गढ़ंत में और इस यथार्थ के बीच का जो द्वंद्वात्मक संबंध है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो कथानायक है धरती धन ना अपना का काली बेसहारा है। एक अर्थ में कहें तो बेसहारा, ऐसे तो गांव में कोई नहीं होता। चाचा चाची उनको पालते हैं। जितना बन पड़ता है देखभाल भी करते हैं, सुख सुविधाएं भी लेकिन जुटाते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं। रोज कुआं खोदना, पानी पीना है। तो भुखमरी से, जहालत से, गरीबी से तंग आकर अभी बच्चा है, 7-8 साल का है काली, और उसको अपना गांव छोड़ना पड़ता है। काली का इसके बाद में चरित्र जो है वो विकसित होता है। वो पहुंचता है कानपुर में काम करता है, दलित से मजदूर बनता है। ये इस पात्र के निर्माण की एक उल्लेखनीय अवस्था है। दलित से मजदूर बनना। दलितों के हक नहीं होते, मजदूरों के होते हैं। दलितों के काम के घंटे तय नहीं होते, मजदूरों के होते हैं। दलितों को बेगारी करनी पड़ती है, मजदूरों को नहीं, मजदूरों को मजदूरी चाहिए होती है। तो दलित से मजदूर बनता है। एक तरह से उसके संस्कार बदलते हैं। चेतना में भी थोड़ी तब्दीली तो आती है, बदलती तो नहीं चेतना, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि बहुत मामले में वो अभी पुराना ही बना हुआ है। लेकिन फिर भी वो डिग्निटी का भाव, वो आत्मगौरव का भाव तो पैदा ही होता है अपने बाकी मजदूरों को देख करके, मजदूर नेताओं को देख करके। लेकिन जो सामान्य मानवीय कमजोरी है, कमजोरी कहें या खासियत कहें, कि उसको उसका बचपना खींचता है। तो काली को भी उसका बचपना खींचता है और वो अपने गांव लौटता है 6 साल बाद में। गांव कैसा होगा, नहीं होगा, ये एक चीज़ उसके सामने है। एक कुतूहल का विषय है, उसकी उत्सुकता का विषय है। लौटता है, सुबह का समय है, गांव तो जैसे का तैसा उसको दिखाई देता है। कोई घर, उसकी अपनी दलित बस्ती में कोई घर पक्का नहीं है। पक्का क्यों नहीं है वो हम आगे उस पर हम ध्यान देंगे, उसको समझेंगे। लेकिन चाची को तो बहुत प्रसन्नता होती है। और काली के जीवन का तीसरा अध्याय, पहला अध्याय जब वो गांव में है बचपन में, दूसरा अध्याय जब वो कानपुर में मजदूर के रूप में है, जिसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो एक उसके निर्माण की बड़ी महत्वपूर्ण दौर है, अवस्था है। और तीसरा दौर ये शुरू होता है
काली का, कि काली जब गांव में आकर रहता है, गांव में वो दो तीन चीज़ों के लिए क्या कहें संघर्षरत है। पहली चीज़ जो उसके लिए सबसे प्रमुख है वो यह है कि अपने घर पर एक पक्की छत हो, कोठा पड़ जाए। ये एक चीज़ है। चाची डरी हुई हैं, प्रतापी चाची, कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं किसी और घर में, तो हमारे घर में कैसे हो सकता है, चौधरी लोग नाराज़ हो जाएंगे। बाकी जगहों पर जिनको हम सरदार जी कहते हैं, सरदार कहते हैं पंजाब में, इस दुआबे में उनको चौधरी जी या चौधरी कहा जाता है। तो चौधरी नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए वो बरसती है, रोकती है कि नहीं नहीं इसको, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ है। काली का एक चारित्रिक विशेषता है कि वो जो सोचता है, जो ठानता है, उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करता है। तो काली का एक पहलू, महत्वपूर्ण पहलू है कि वो मकान बन कर के रहेगा। छज्जू शाह के पास जाता है, छज्जू शाह ऐंठते हैं, जो प्रेमचंद की कहानियों उपन्यासों में शाह लोग हैं, वो इसी तरह के पात्र हैं छज्जू शाह। तो ऐंठते हैं और एक तरह से काम रुकवा देते हैं। चाची की मृत्यु से काम और रुक जाता है मकान का, और उसको लगता है कि ये भी असंभव नहीं है। ये तो मकान का पहला है, उसके चरित्र के विकास में जिन स्थितियों का योगदान है उसमें से एक ये है। दूसरा, उसका जो संबंध है गांव के अन्य लोगों के साथ, जिसमें उसका पड़ोसी है निक्कू और प्रीतो, दोनों, प्रीतो पत्नी है निक्कू की, निक्को या निक्को, और निक्कू जो है वो निठल्ला आदमी है, कुछ करता नहीं है, वो चौधरियों की एक तरह से चापलूसी गुलामी करता है। गाली पड़ती है तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे कि काली का उसका ज्ञानों का भाई मंगू है, मंगू भी उस तरह से गुलामी करता है, तो निक्कू भी ऐसे ही निठल्ला पड़ा। उसकी पत्नी प्रीतो चौधरियों के यहाँ काम करती है, 11 बच्चे हैं, कैसे परिवार चले, भयंकर गरीबी है। अभी जो बड़ी वाली लड़की है लच्छो या लच्छी, वो उसको काम करने जाना पड़ता है, और उसके साथ जैसे पत्नी के साथ यौन शोषण हुआ था, वैसे इस अभी छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण होता है। ये सब बगल में उसके ये परिवार है, वहाँ पर चलता रहता है। लेकिन उसका जो तीसरा पक्ष है काली का, वो एक प्रेमी के रूप में काली की पहचान होती है। जब वो ज्ञानों से मिलता है, ज्ञानों अपने भाई मंगू की गुलामी वाली वृत्ति से चिढ़ी हुई है, खींची हुई है, और उसको इसका जो स्वाभिमान है काली का आकर्षित करता है। वो उत्साहित करती है कि नहीं, तुम्हें अपना मकान बनवा करके ही दम लेना चाहिए। जब एक वक्त में ज्ञानो जो है वो देखती है कि अब ये संघर्ष चल रहा है चौधरियों और दलितों के बीच में, तो वो काली का उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन फिर भी उसको अपना एक अकेलापन तो महसूस होता है, क्योंकि पुरुषों का समाज है। तो काली के बाद जो दूसरी प्रमुख चरित्र है वो ज्ञानो ही है। ज्ञानो को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, इस चौथी तक पढ़ गया था ज्ञानो को। वो अपने सहज बोध से ही स्थितियों को समझती है, स्थितियों का विश्लेषण करती है, निर्णय लेती है। परिवार में उसकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। माँ से कोई सहयोग नहीं, भाई तो दबा करके रखना चाहता है, ये खुद स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी न होती तो जिस भी हालत में रह लेती ज्ञानो, लेकिन स्वाभिमानी है तो उसके लिए फिर और मुश्किल है। स्वाभिमानियों के लिए हमेशा मुश्किल होती है, ज्ञानों के लिए मुश्किल है। दलित परिवार की है, स्त्री है और स्वाभिमानी है,
तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के उसके जीवन को ट्रेजिक बना देती हैं। उसकी उसकी बड़ी इच्छा है कि उसका अपना परिवार बसे, उसके लिए वो तैयार करती है अपने को। काली को दोनों काली से मिलने का एक समय तय हुआ है, क्योंकि गांव का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि ये प्रेम संबंध पहुँचे विवाह तक। प्रेम संबंध मतलब कि शारीरिक संबंध तो गांव में बन जाते हैं, लेकिन उसको प्रेम में ढालना और फिर विवाह में तक ले जाना, इसकी अनुमति नहीं है। चौधरी अनुमति क्या देंगे, उनका तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन खुद दलितों की बस्ती में इसकी अनुमति नहीं है। और जहाँ पर बधा हुआ है, जहाँ पर तय है, वहाँ पर पहुँचता नहीं है काली। लगता है यहाँ पर काली एस्केपिस्ट है, यहाँ पर काली पलायनवादी है, हारा हुआ है और नहीं पहुँचता। ज्ञानों का दिल टूटा हुआ है, क्या करे, और ज्ञानों के पेट में बच्चा भी आ गया है काली का। अब इस अवैध संबंध की ये जो परिणति है, वो असल में ज्ञानों की ट्रेजिक परिणति में बदल जाती है। ज्ञानों की माँ अपने बेटे से कहती हैं, मंगू से इंतजाम होता है, सारी तैयारी होती है, संख्या देना है। पता है ज्ञानों को कि उसको जहर दिया जा रहा है, संख्या, लेकिन रास्ता क्या है। ये उपन्यास का अंतिम हिस्सा जो है, जो ज्ञानों पर आकर के टूटता है, परिवसित होता है, वो आप देखें बहुत मार्मिक है। संख्या दे दिया है, ज्ञानों मर गई है, माँ दहाड़े मार मार करके रो रही हैं। पूरा गांव जानता है कि उस परिवार में क्या हुआ है, क्योंकि जब भी किसी परिवार की बेटी इस तरह से गर्भवती होती रही है शादी से पहले, तो उसकी यही नियति है, उसका यही नतीजा निकलता है। तो परिवार के हालत के बारे में गांव वालों को मालूम है। यहाँ तक कि मंगू जो उसका भाई है, जो जिसके बारे में बड़ी खराब राय है, जिसका चरित्र बड़ा मतलब कि बहुत ही गया गुजरा है, वो भी रोता है। और लगता है कि नहीं, उपन्यासकार अपने पात्रों को लेकर के बहुत ही सजग है, बहुत ही क्या कहें, पूर्वग्रह मुक्त है। सारे पात्र उसके अपने ढंग से व्यवहार करते हैं, और सभी पात्रों को, खराब से खराब पात्रों को भी उपन्यासकार की सहानुभूति मिलती है। एकदम ब्लैक, एकदम वाइट कोई नहीं है। तो जो चाची है, ये मतलब काली और ज्ञानों के बाद में जो अन्य पात्र हैं, उनमें से इसको हम गिनेंगे, चाची प्रतापी को। प्रतापी चाची बहुत स्नेहिल है, लेकिन असुरक्षा बोध से भी ग्रस्त है। वो अपने इस भतीजे को बेटे की तरह मानती है, पालती है, और यही असल में ये जो क्या कहें कि निस्वार्थ प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो खींच करके लाता भी है काली को। नहीं, अगर वो निष्ठुर होती, निर्मोही और क्रूर होती, तो काली इस तरह से खींच करके अपने गांव की तरफ 6 साल बाद आता नहीं। आता है जब काली तो बहुत प्रसन्न होती है, शक्कर बांटती है अपने मोहल्ले के बच्चों को कि मैं उसका बेटा आ गया है। उसके क्या कहें कि आने पर, किसी के बाहर से मेहमान के आने पर जो भी टोटके होते हैं वो करती है चाची बरसती है, रोकती है कि रहने दो, तुम मकान मत बनवाओ, हम जहाँ वैसे रह लेंगे। लेकिन वो उसको लगता है कि नहीं, चौधरी कभी कोई अनिष्ट कर सकते हैं। कुछ बचा करके रखा है गाढ़े दिनों के लिए चाची ने, जेवर के रूप में, गहने के रूप में, थोड़े बहुत पैसे हैं, सिक्के हैं। मृत्यु पर जब गांव की दूसरी दलित स्त्रियां आती हैं, तो उसमें किसी के हाथ पड़ जाता है वो पोटली गहनों की, और कोई महिला, शोक जताने के लिए आई हुई महिला, उसको उठा ले जाती है। ये चीज़ तोड़ देती है।
तो जो चाची हैं, चाची फिर उसके बाद में बस जाती हैं स्मृतियों में। उनका पार्थिव शरीर जब चला गया है तो वो काली की स्मृतियों में हैं और बनी रहती हैं उस रूप में, एक मतलब स्नेहशील माँ के रूप में। जो एक अलग तरह का पात्र है नंद सिंह। नंद सिंह से आप समझ जाइए कि उसने भरसक कोशिश की है कि उसको इस दलित पहचान से मुक्ति मिले। तो उसने सबसे देखा कि जो सिख लोग हैं उनमें तो दलित अछूतपन है नहीं, तो वो सिख धर्म में हो जाता है परिवर्तित, रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट कर लेता अपने आप को, धर्मांतरित हो जाता है। लेकिन वहाँ भी देखता है कि लोग उसको उसकी जाति से ही पुकारते हैं। बहुत पछताता है अपने निर्णय पर, उसको खीज होती है और फिर नंद सिंह जो है वो वहाँ से भी निकल करके ईसाई हो जाता है, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट कर देता है अपने आप को। नंद सिंह ऐसा पात्र है जो अब ईसाई मतलब दुआबे में ईसाई पादरियों को अधिक सफलता नहीं मिली है। इस इलाके में लोगों ने ज़्यादा कन्वर्ट नहीं किया है दलितों ने, मतलब पंजाब में ही बाकी जगहों पर किया है लेकिन इस इलाके में ज़्यादा नहीं किया है। तो नंद सिंह ईसाई हो जाता है। ईसाई होने के बावजूद उसकी पहचान ज्यों की त्यों रहती है, इसीलिए बाद में वो गांव छोड़ता है। लेकिन वो उपन्यास के अगले हिस्से में होता है, इस हिस्से में नहीं होता। इस हिस्से में नंद सिंह जो कुछ लोग तैयार होते हैं, जिसमें जीतू है, नंद सिंह है, ज्ञानो है, ये लोग काली का साथ देते हैं। काली का साथ देने वालों में चौधरियों की तरफ से भी है एक व्यक्ति है। तो नंद सिंह तक तो हमने देखा कि ये सब पात्र दलित बैकग्राउंड से आते हैं। गैर दलित बैकग्राउंड से आने वाले लोगों में जिसका चरित्रांकन थोड़ी नरमी के साथ और बहुत उदारता के साथ हुआ है, वो तो लालू पहलवान है। खुद काली का पिता पहलवान था, वो चीज़ काली को मिली थी। काली का भी बदन बहुत गठीला था, कुश्ती लड़ता था। कुश्ती लड़ने में ही उसको एक बार किसी ने कूला तोड़ दिया था, चौधरियों के खानदान का एक लड़का था उस। तो लालू पहलवान ने डांटा था उस लड़के को और इलाज कराया था। तो काली उसके प्रति कृतज्ञ है। जब ज़रूरत होती है काली को तो अपने घर में अपने यहाँ काम देता है। काली ने घास खोदने का धंधा किया, नहीं चला, तो वो फिर लालू के यहाँ काम करने लगता है। लालू पहलवान चौधरियों की तरफ से है, लेकिन अपने यहाँ जो उसके यहाँ काम करने वाले दलित मजदूर हैं उनके प्रति उसकी एक सहानुभूति है, लगाव है। कई बार सुख दुख जानने के लिए उनके घर भी चला जाता है। चौधरियों में ऐसा कोई जाता वाता नहीं है, लेकिन चला जाता है। वो उसकी जो छवि है, उसकी इमेज बहुत अच्छे व्यक्ति की इमेज है। लेकिन निर्णायक अवसरों पर ही लोगों के वर्गीय चरित्र की पहचान होती है, लोगों के वर्ण की पहचान होती है। संकट के समय, संकट का समय तब आया जब बेगार देने से, यानी कि मुफ्त में काम करने से मना कर दिया दलितों ने। तो दोनों में तनातनी हुई, दोनों मतलब चौधरियों ने दलितों का बहिष्कार कर दिया, दलितों ने हड़ताल कर दी कि हम अब आपके यहाँ काम नहीं करेंगे बिना पैसे के। ऐसे वक्त में लालू पहलवान चाहता तो सहायता कर सकता था, अनाज दे करके, पैसे दे करके, और हड़ताल सफल रहती। लेकिन लालू पहलवान ने अपने ही वर्ग का पक्ष लिया, चौधरियों का पक्ष लेता है, चुप हो जाता है, उनका साथ नहीं देता। न्यायप्रिय है, दयालु है, लेकिन एक सीमा तक, इसको हम ध्यान में रखें। जो चौधरी हैं उसमें चौधरी हरनाम सिंह है, सबसे बार बार उसी का नाम आता है, जिसको दलितों को पीड़ित करने, अपमानित करने, गाली देने, बेवजह मारने, काम से निकाल देने में बड़ा आनंद आता है। बड़ा क्रूर, बड़ा निर्दयी चरित्र है। चौधरी हरदेव है, मुंशी चौधरी है, धड़म्ब चौधरी भी एक है।
थोड़े हंसी के मजाक के प्रसंग निर्मित करता था धर्म चौधरी। धर्म चौधरी कुछ करता नहीं है, लेकिन अपने को कानूनची होने का एक भ्रम फैलाता है कि वो कानून का जानकार है, और उसी बल पर वो लोगों से धन ऐंठता रहता है कि कानून का जानकार उनको कानून से, पुलिस से, न्यायालय से छुटकारा दिलवा सकता है। तो धर्म चौधरी ऐसा है जो बिना कुछ किए जुबान के बल पर कमा खा सकता है धर्म चौधरी, और हर गांव में इस तरह के लोग होते ही हैं। इधर जो ना चौधरी हैं और ना दलित हैं, ऐसे में गांव का पंडित है और गांव का बनिया है। बनिया की जो है बनिया का चरित्र ज़्यादा मतलब विस्तार से उभरा है। छज्जू शाह दोनों से बना करके रखता है, वो दलितों से बना कर रखता है, चौधरियों से बना करके रखता है। उसको अपना काम निकालना है। जब मालूम होता है कि कमा करके लौटा है दलितों का एक मोहल्ले का एक युवक काली, तो उसकी भाषा बदल जाती है। अब बाबू कालिदास हो जाते हैं, क्योंकि बाबू कालिदास के पास पैसे हैं, उनकी गांठ में पैसे हैं। छज्जू शाह को पैसा ऐंठना है, सहानुभूति दिखाता है और उस सहानुभूति के फेर में पड़ता भी है। उसको लगता है कि नहीं, सच्ची सहानुभूति होगी काली को। तो बाबू कालिदास जो छज्जू शाह के लिए अभी हैं, तो वो जाते हैं उसके यहाँ सलाह लेने के लिए कि घर पक्का बनवाना है, कैसे बनवाएं। सलाह देता है, लेकिन सलाह देते देते ये बताता है कि तुम्हारे चाचा ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, ब्याज जोड़ करके अब इतने होते हैं। तो उस समय उसके पास जेब में जितना है छज्जू शाह सब ले लेता है। बाद के दिनों में जब देखता है कि अब कुछ है नहीं बाबू काली प्रसाद के पास, तो फिर से काली हो जाते हैं, फिर से पुराना रवैया आ जाता है। छज्जू शाह इस तरह का बड़ा काइयाँ लेकिन बहुत मधुर बोलने वाला चरित्र है, बहुत अच्छा बोलता है। अपना काम निकाल लेता है और फिर उसके बाद में जैसे का तैसा हो जाता है। लेकिन सबसे जो रोचक है इस उपन्यास का हिस्सा, वो तो पादरी तो हैं ही, अचिंत राम कहें कि अकाल सा पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं दलितों के यहाँ खाने के लिए। तो अचिंत राम कहते हैं पादरी कि अगर तुम लोग कन्वर्ट हो जाते हो तो चर्च सब कुछ देगा। तो इस तरह से मोल भाव करते हैं। वो जो दिखाते थे कि वो करुणा के कारण, दया के कारण सहायता कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पर उनकी पोल खुलती है और वो धर्म प्रचार के लिए हैं। उनके धर्म में जाइए तो सहायता होगी, नहीं तो नहीं होगी। दो पात्र और हैं जो बड़े उल्लेखनीय हैं और जिससे जुड़े हुए हैं, जिस विचारधारा से जगदीश चंद्र, उससे आते हैं। वो डॉक्टर बिशनदास है। बिशनदास सचमुच का डॉक्टर है, गांव में इलाज करता है। उसके यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, डॉक्टरी की नहीं, विचारधारा की, मार्क्स एंगल्स की, लेनिन की किताबें हैं। दूसरे हैं कॉमरेड टहल सिंह चौधरियों की तरफ से। तो कॉमरेड टहल सिंह और कॉमरेड बिशनदास, ये दोनों लेनिन पर, ट्रॉट्स्की पर बहस करते रहते हैं। लोग इन्हें थोड़ा सा सनकी झक्की मानते हैं कि मतलब इनका कोई गांव के जीवन से कोई संबंध है नहीं। तो ये दोनों किताबी कम्युनिस्ट हैं। इनके चित्रण में व्यंग्य का सहारा लिया है जगदीश चंद्र ने। जगदीश चंद्र चाहते तो इन चरित्रों को मजबूती से खड़ा कर सकते थे और ये इनके विचारधारा के प्रति जो कमिटमेंट है उसका ही सबूत माना जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी ईमानदारी बरती और इन दोनों कम्युनिस्टों का असली चरित्र, जो उनका मध्यवर्गीय, सुविधा भोगी, संघर्षों से भाग जाने वाला जो चरित्र है, उसको उभारा, अच्छे से उभारा।
ये जब हड़ताल होती है मज़दूरों की तो उनको लगता है कि अब तो रेवोल्यूशन हो जाएगा, अब तो क्रांति हो जाएगी, और क्रांति के लिए वो शाम को जाते हैं, रात में इकट्ठा करके भाषण देना चाहते हैं कि क्रांति कैसे होती है। लेकिन घर में तो दाने नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि अनाज दिया जाए जिससे हम लोग कम से कम परिवार पाल सकें। तो डॉक्टर बिशन और कॉमरेड टहल सिंह दोनों कहते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है, ये सुधारवादी, ये क्रांति को भोथरा कर देगा, और नहीं देते, सहायता नहीं करते। किताबी कॉमरेड ये दिखने में तो लगता है कि हाँ ये एक विचारधारा के प्रति समर्पित हैं और उसके लिए एक मतलब दलित वर्ग के लिए काम करेंगे, लेकिन असल व्यवहार में, जीवन में ये उनके साथ खड़े होने में मतलब एक खोखलापन दिखाते हैं, एक क्या कहें कि मतलब सच्चा कमिटमेंट, सच्ची प्रतिबद्धता का दर्शन नहीं होता। कुल मिलाकर के जो पात्र हैं धरती धन्ना अपना की, जिसमें दलित बैकग्राउंड से आए हुए पात्र, उसमें भी मुख्य पात्र दो हैं, काली और ज्ञानो। सहायक या अन्य पात्रों में वहाँ से आए हुए प्रतापी चाची, मंगू, जीतू, नंद सिंह, ये लोग हैं, या निक्कू और प्रीतो और लच्छो ये हैं। चौधरियों में लालू पहलवान, चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी हरदेव, मुंशी चौधरी ये हैं। जो ना इधर के ना उधर के चौधरियों दलितों में नहीं हैं, उसमें छज्जू शाह हैं, पंडित है गांव का, और दो कॉमरेड हैं, बिशन दास और कॉमरेड टहल सिंह। तो ये पात्रों का एक मोटे तौर पर बंटवारा है। हमने सभी पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनकी विशेषताएं, उनका विकास कैसे होता है, उपन्यासकार ने उनको कथा में कहाँ अवस्थित किया है, कहाँ टिकाया है, कैसी भूमिका उन्हें दी है, और कितनी ईमानदारी से इन पात्रों को चित्रित किया है। तो आपने इन सब की जानकारी हासिल की, इन पात्रों के बारे में, इन पात्रों की गतिविधियों के बारे में, पात्रों की भूमिकाओं के बारे में। कथानक को समझने के लिए, इस उपन्यास के संरचना को समझने के लिए, इस उपन्यास के महत्व को समझने के लिए, उपन्यासकार के रूप में जगदीश चंद्र को समझने के लिए ये हिस्सा बहुत मौजू है, बहुत प्रासंगिक है। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।